नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नकमा। हमारी आज की लीड स्टोरी, बदले हुए माहौल में अमेरिका और यूरोप के रिश्तों को लेकर किस तरह की पहल हो रही है। क्या पहले जैसे ही रहेंगे दोनों देशों के रिश्ते या फिर इसमें आ रही है कुछ कड़वाहट? क्या चल पा रहा है ट्रंप कार्ड? इसके साथ साथ देखेंगे गजा में इस वक्त रमज़ान की है रौनक, लेकिन इजराइल ने रोक दी है अब सप्लाई। और जानेंगे कि ऑस्कर समारोह में किस पर टिकी थी भारत की उम्मीद। इसके साथ आपको ले चलेंगे जापान और बताएंगे कि जापान के सबसे छोटे राजकुमार क्यों मिले हैं मीडिया से। आखिर में चीन में इस वक्त किस पारंपरिक समारोह की धमक है। शुरुआत लीड स्टोरी से, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर। उत्तर प्रदेश की शहजादी खान को 15 फरवरी को यूएई में फांसी दे दी गई है। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये जानकारी दी है। 5 मार्च को शहजादी खान का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। शहजादी को बचाया नहीं जा सका। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के दूतावास को 28 फरवरी को ये जानकारी दी गई कि शहजादी को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई है। 14 फरवरी 2025 को एक बैग मेरे पास, इनके शहजादी के वालिद के पास एक कॉल आती है कि ये हमारी आखिरी विश है, आखिरी कॉल है आपके पास, इसके बाद शायद हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, मुझे 1 या 2 दिन के अंदर में फांसी दे दी जाएगी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने 21 तारीख को यहाँ अप्रोच किया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफिस में, लेकिन हमें कुछ ऐसा बताया नहीं गया। तो उसके बाद जब 2-3 दिन देर हो गई तो फिर हम लोगों ने यहाँ रिट पिटीशन फाइल किया। तो उसके बाद आज हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन मिली है कि हाँ, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली शहजादी का बचपन में चेहरा झुलस गया था। उसे इलाज और अच्छी जिंदगी के सपने दिखाकर 2021 में यूएई भेजा गया। इससे पहले एक शख्स उजैर इलाज के बहाने उसे आगरा ले गया और कहा जाता है कि वहीं पर उसे दुबई में रहने वाले एक परिवार के यहाँ कामकाज के लिए भेजने का सौदा हुआ। दुबई पहुंचकर वो परिवार के बच्चे की देखभाल करने लगी, लेकिन उस पर बच्चे की हत्या का आरोप उसके माता पिता ने लगा दिया, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया। मामला चला और फांसी की सजा सुना दी गई। उसके माता पिता ने उसे बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। यूपी की रहने वाली शहजादी खान को यूएई में फांसी दे दी गई है। और अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की लीड स्टोरी पे। क्या देश और विदेश में ट्रंप के कार्ड चल नहीं पा रहे हैं, जिनकी उम्मीद लोग उनसे कर रहे थे? क्योंकि हाल के दिनों में कूटनीति में ट्रंप के दांव उल्टे पड़े हैं और देश में आर्थिक मोर्चे पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के खिलाफ हैं और क्या यूरोप के कुछ देश ट्रंप के खिलाफ हैं? खुलकर कोई सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ देश यूरोप के लिए नए नेतृत्व की बात करने लगे हैं। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जंग खत्म करने के लिए समझौता इस वक्त दूर है, बहुत दूर लग रहा है। और रूसी सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि ज़ेलेंस्की शांति नहीं चाहते हैं। Нам потрібна не вічна війна, і саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लंदन से एक वीडियो संदेश जारी करके एक बार फिर दोहराया है कि वो चाहते हैं युद्ध खत्म हो, लेकिन सुरक्षा गारंटी के साथ। ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में जैसी फजीहत हुई वो जग जाहिर है, लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा वहां जाने के लिए तैयार नजर आते हैं। खनिजों पर डील करने के लिए भी वो मना नहीं कर रहे, लेकिन उनके इस नर्म रुख के उलट यूरोप अब यूक्रेन के साथ आ रहा है और यूक्रेन शांति समझौते के लिए एक नए प्लान की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर जंग रोकने की योजना तैयार कर रहे हैं, जिसे अमेरिका के सामने रखा जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये योजना तभी काम करेगी जब अमेरिका सुरक्षा की गारंटी पर बना रहेगा। इस मुद्दे पर लंदन में हुई बैठक के बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन से 14,000 करोड़ की मदद का वादा किया है, ताकि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सके। हालांकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका हमारा भरोसेमंद साथी रहा है और आगे भी रहेगा। अमेरिका का एहसान तो ज़ेलेंस्की भी मान रहे हैं। Звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки, і ми
вдячні за всю підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів Америки. वैसे व्हाइट हाउस में दुनिया के सामने जेलेंस्की को ट्रंप ने जो खरी खोटी सुनाई, उसके बाद यूक्रेन के समर्थन में इजाफा नजर आ रहा है। रोम में जुटी ये भीड़ उसकी गवाह है, लेकिन ट्रंप के खिलाफ अपने ही देश में विरोध भी तेज हो रहे हैं। चाहे वो अप्रवासियों का मुद्दा हो या सरकारी खर्चों में कमी का या नौकरियों में कटौती का, निशाने पर ट्रंप और मस्क दोनों हैं। ट्रंप जब फ्लोरिडा में वीकेंड मनाकर व्हाइट हाउस लौटे तो उनके साथ मस्क भी थे, जिनकी वजह से ट्रंप के भी तरह तरह के मीम बन रहे हैं। शपथ वाले दिन ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी से शुरू हो रहा है, लेकिन 6 हफ्ते हो चुके हैं, निवेशक और अर्थशास्त्री खुश नहीं हैं। फिलहाल तो ट्रंप को इस बात पर शक का लाभ दिया जा रहा है कि बाजार की मौजूदा हालात की वजह उनका आना नहीं, सिर्फ सहयोग भी हो सकता है, लेकिन कब तक? क्योंकि टैरिफ बढ़ने के बाद आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ने वाला है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मसला हो या राष्ट्रीय, ट्रंप कार्ड फिलहाल नहीं चल पा रहा। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैप्टन आलोक बंसल, जो निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। कैप्टन आलोक बंसल, क्या आपको ये लग रहा है, आप में मानते हैं कि ट्रंप कार्ड इस वक्त नहीं चल पा रहा, खास करके जो वो जिन युद्धों को वो सुलझाने की बात कर रहे थे अपने चुनाव के पहले, वहाँ पे क्या हो रहा है? यूक्रेन के मामले में इस वक्त यूरोप और अमेरिका के बीच क्या संतुलन बन पा रहा है, और क्या ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं इस वक्त? देखिए, ये कहना कि ट्रंप कार्ड नहीं चल पा रहा है इस वक्त शायद मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, पर हाँ, ये कहना सही होगा कि ट्रंप को उतनी सफलता नहीं मिल रही जितनी की वो अपेक्षा कर रहे थे। अभी अभी नए नए चुनकर आए हुए राष्ट्रपति हैं, जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे वो अपने वोटर्स को दिखाना चाहते हैं कि मैं उस पर पूरा खरा उतर रहा हूँ, और इसलिए कुछ ज़्यादा जल्दी के साथ कई कार्य किए जा रहे हैं जी। और वो ये भी समझते हैं कि अगले साल जब हाउस के फिर से चुनाव होने शुरू हो जाएंगे तो जो राजनीतिक माहौल है वो बदल जाएगा, और सामान्यतः यही अपेक्षा की जाती है कि मिड टर्म पोल्स में जो है अपोजिशन को ज्यादा सफलता मिलती है। तो यूक्रेन के मामले में इस वक्त जिस तरह से जेलेंस्की को उन्होंने खरी खोटी सुनाई, पहले भी ऐसा होता होगा लेकिन पब्लिकली नहीं होता था, तो इस दफ़ा एक अनोखी डिप्लोमेसी हमने देखी। उसके बाद भी जेलेंस्की का रुख नरम है, लेकिन यूरोप एक पैरेलल बातचीत कर रहा है। अमेरिका का सपोर्ट उनको ज़रूर चाहिए, पर अमेरिका से हट के बातचीत भी हो रही है। तो यूक्रेन में जो पीस का रास्ता ढूंढा जा रहा था, वो अब कहाँ से निकलता दिख रहा है? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप कई बार राजनीति को व्यापार की तरह करते हैं, ट्रांजैक्शनल जो उनकी मेंटेलिटी, और वो इसी के चलते हमने देखा कि जिस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ, वो मेरे ख्याल से किसी भी तरीके से उचित नहीं था। और यूरोप के राष्ट्र इसके कारण जो है काफ़ी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके की एक तरफा घोषणाएं कर रहे हैं, उसके चलते अब यूरोप जो है अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता जहां तक उनकी सुरक्षा का सवाल है जी। और इसके कारण अब यूरोप में मांग उठ रही है कि यूरोप एक साथ आए और अपनी सुरक्षा के लिए खुद अपनी साझेदारी करे और कोई तरीका करे जिससे कि ये जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। तो वो कोशिशें चल रही हैं, और मेरे ख्याल से अगर ट्रंप इन्हीं नीतियों पर कायम रहे तो वो दिन दूर नहीं जब नेटो के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह उठ जाए, और हो सकता है कि यूरोप के राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे बढ़े। जी जी। तो इस वक्त जाहिर सी बात है, ये ट्रंप भी पहले से कहते रहे हैं कि यूरोप को अपना देखना पड़ेगा और लीडरशिप वहाँ यूरोप को भी प्रोवाइड करनी होगी यूक्रेन में। अमेरिका वहाँ पर अपने पैसे और नहीं लगाना चाहता, जब तक कि जैसा आपने कहा ट्रांजैक्शनल रिश्ता वो चाहते हैं। शुक्रिया आपका आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कहना इस वक्त जल्दी होगा कि ट्रंप कार्ड नहीं चल रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह के वादे उन्होंने किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी उनके पूरे होने में थोड़ी देर लग रही है। आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं आपको गाज़ा की। गाज़ा में बहुत दिनों के बाद कुछ रौनक नज़र आ रही है। इस उजड़े हुए टूटे फूटे से इलाके में रमज़ान के मौके पे कुछ गम कम हुआ है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उनमें सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद एक बार फिर से जंग की आशंका बढ़ गई है और सप्लाईज़ पे इजराइल ने रोक लगा दी है।
आतंकवादी हमले में 70 साल के एक शख्स की मौत हो गई है और 4 लोगों का इलाज चल रहा है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक हमलावर भी मारा गया है। उसे एक सुरक्षा गार्ड ने मारा। वो अरब नागरिक था और हाल ही में इजराइल लौटा था। हमलावर ने एक बस स्टेशन पर आकर अंधाधुंध चाकू चलाए। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर खत्म हो चुका है और इस दौरान इजराइल ने गजा जाने वाली सप्लाई भी रोक दी है। लगातार बिगड़ता माहौल फिर से जंग का खतरा पैदा कर रहा है। इजरायली अफसर कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अगर और बंधक रिहा न किए गए तो गाजा में जंग होगी। बंधकों के मुद्दे पर अपने देश में गुस्से का सामना कर रहे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोमवार को रिहाई में हो रही देर के लिए सॉरी कहा। 16 महीनों की कैद के बाद हाल ही में छूटे इली शर्बी के साथ फोन पर बात में उन्होंने कहा कि रिहाई के लिए उनको काफी संघर्ष करना पड़ा है। इली शर्बी मंगलवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। इस दौरान जो माहौल बन रहा है उसे देखते हुए महीनों बाद अपने घर लौटे लोगों को डर लग रहा है। उनको लगता है कि इजराइल नई सीज फायर योजना को मंजूर करने के लिए हमास पर दबाव बना रहा है। अगर हमास ने बंधकों को ना छोड़ा और इजराइल की बात न मानी तो फिर से जंग तय है। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ और अहम खबरें, यानी कि खबरें कोने कोने से। जर्मनी के मैनहैम शहर में एक तेज रफ्तार कार का कहर सामने आया। ये बताया जा रहा है कि एक कार शहर में तेजी से दौड़ती हुई आई और शहर के एक बाजार में भीड़ को टक्कर मार गई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई और कई घायल हैं। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। काले रंग की एसयूवी को जब्त किया गया है। पुलिस ने लोगों से दुर्घटना स्थल से दूर रहने की हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत काफ़ी गंभीर है। मैनहैम यूनिवर्सिटी अस्पताल का कहना है कि उसने घायलों की देखभाल के लिए आपदा और आपातकालीन योजना लागू कर दी है। अधिकारियों ने कैट वॉर्न ऐप पर एक अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में मैनहैम के लोगों से कहा गया है कि वो शहर के डाउनटाउन क्षेत्र में जाने से बचें। वहां बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है। जर्मनी में कैट वॉर्न का उपयोग तूफान, आतंकवादी हमलों या आग जैसी बड़ी आपात स्थितियों के बारे में सूचना देने के लिए किया जाता है। और चीन की सबसे बड़ी राजनीतिक सलाहकार संस्था CPPCC का सालाना जलसा 4 से 10 मार्च रहेगा। प्रवक्ता के मुताबिक सत्र 6 दिन चलेगा। इसके मुख्य एजेंडे में CPPCC राष्ट्रीय समिति की स्थायी समिति की कार्य रिपोर्ट और प्रस्ताव संबंधी कार्य पर रिपोर्ट पर सुनवाई और विचार विमर्श है। सम्मेलन के दौरान उद्घाटन समारोह, समापन समारोह और 2 सामान्य भाषण होंगे। सदस्यों के आवासों पर कई समूह बैठकें आयोजित की जाएंगी। चीन में विदेशी राजदूतों को उद्घाटन और समापन समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। और जापान के शाही घराने के सबसे छोटे सदस्य राजकुमार हिसाहितो ने सोमवार को पहली बार मीडिया का सामना किया। वो पिछले साल सितंबर में 18 साल के हुए हैं। पिछले 4 दशकों में शाही खानदान का कोई सदस्य पहली बार बालिग हुआ। राजकुमार हिसाहितो ने कहा कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियां भी निभाते रहेंगे। राजकुमार हिसाहितो ही एक दिन जापान के राजा बनेंगे। वो जापान के मौजूदा राजा नारुहितो के भतीजे हैं। उनसे पहले उनके पिता युवराज अकिशिनो 1985 में बालिग हुए। राजकुमार हिसाहितो 17 सदस्यों के शाही परिवार में अभी सबसे छोटे हैं। इस परिवार में सिर्फ 4 पुरुष सदस्य हैं। और अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के जंगलों में भयंकर आग लगी है। आग बुझाने की भरसक कोशिश हो रही है। फायर फाइटर्स लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन तेज हवा के चलते आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही है। मर्टल बीच शहर से कई लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। दक्षिण कैरोलिना में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। 17 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ये आग फैल गई है। और पोप फ्रांसिस की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। वैटिकन से आई रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को पोप को किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। पोप फ्रांसिस रोम के गेमेली अस्पताल में भर्ती हैं। उनके शुभचिंतक दुआएं कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर फूल लेकर आ रहे हैं। 88 साल के पोप को खांसी और सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 14 फरवरी से ही वो अस्पताल में हैं।
और आखिर में आज का वीडियो। चीन के गुआंगजी इलाके में पारंपरिक मागुई समारोह में हजारों लोग शामिल हुए हैं। इसमें थाईलैंड से आए सैलानी भी शरीक हुए। समारोह में शामिल स्थानीय लोगों ने मास्क लगाया हुआ था और अपने शरीर को रंगा हुआ था। एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।